नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था हुआ करती थी उसके बारे में। ये वाला जो लेक्चर होने वाला है, इसमें मैं एनसीईआरटी का जो पूरा चैप्टर है जिसमें मुग़ल साम्राज्य के बारे में बता रखा है, वो इसमें मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ में। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से बनाती हैं और उसमें जो शब्दावलियाँ लिखी हुई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से एक बार अगर आपकी आंखों के सामने वो चैप्टर निकल जाए, वो शब्दावली निकल जाए और वो बातें जो लिखी हुई है उसमें जिस प्रकार से चित्र के साथ में वो अगर आपसे निकल जाए आपकी आंखों के सामने, तो अच्छा रहेगा। इसके बाद में मैं मुग़ल साम्राज्य के से संबंधित एक लेक्चर और बनाऊंगा, जिसमें मैं वो चीज़ें डिस्कस करा दूंगा जो इस वाले चैप्टर में नहीं दी हुई है, ताकि हमारा एक ओवरऑल पूरी तरीके से डिस्कस हो जाए, जिसमें अगर मेंस या प्री कहीं से भी क्वेश्चन बने ना, तो हमारा कुछ भी चीज़ उसमें छूटे नहीं। और मैं आपको उदाहरण भी देके बताऊंगा इस लेक्चर में कि देखिए यूपीएससी ने कहाँ से क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, लेक्चर शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको कुछ मैप दिखाना चाहता हूँ। ये मैप है वर्ल्ड का, जिसमें यह है अपना प्यारा भारत, ठीक है। ये मिडिल एशिया है, ये यहाँ पर है अदन की खाड़ी, ये याद रखना आपको, ये बार बार नहीं दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर अदन की खाड़ी है और ये है लाल सागर, ठीक है। और ये जो क्षेत्र जो मिला रहा है लाल सागर और अदन की खाड़ी को, इससे कहते हैं बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब स्ट्रेट है, क्योंकि आगे आने वाले जो अपना लेक्चर है उसमें इन शब्दों का इस्तेमाल होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ देखिए ये यहाँ था, तो आपको ये याद रहना चाहिए। ये देखिए अपना यूरोप वाला क्षेत्र है, ये अपना अफ्रीका है, ये अपना नॉर्थ अमेरिका है, यहीं पे जो यूएसए है ना, वो यूएसए यहीं पे आता है ना। और ये अपना दक्षिण अमेरिका वाला देश है, ये पूरा महाद्वीप है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये इंडोनेशिया का क्षेत्र है, ये भी इंडोनेशिया वाला ही क्षेत्र आता है यहाँ पर, इसका कुछ हिस्सा इंडोनेशिया का ही आता है ना। तो ये याद रखना, ये वाले जो है शब्द वहाँ पर इस्तेमाल होंगे तो आपको पता होना चाहिए। ये मिडिल ईस्ट वाला क्षेत्र है, ये पूरा एशिया है, यहाँ पर जो है अपना चाइना है, ठीक है। यहाँ से एक मैं आपको और मैप दिखा दूँ। ये यहाँ पर अपना मुग़ल साम्राज्य हुआ करता था, ये ओटोमन साम्राज्य जो है इधर हुआ करता था पूरा, ये यहाँ पर है ना। ये आज का जो यमन और यूएई वाला क्षेत्र है यहाँ पर, ये पर्शिया, आज का जो ईरान वगैरह है वहाँ पर पर्शिया जो है फारस साम्राज्य हुआ करता था, है ना। यहाँ पर मराठा, यहाँ पर मैसूर हुआ करते थे, ये बर्मा म्यांमार वाला हुआ करता था। इस प्रकार से यहाँ पर जो है नीचे की तरफ यहाँ पर इंडोनेशिया हुआ करता था, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हाँ जी, तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो देखिए ये है 12th क्लास की अपनी एनसीईआरटी, है ना, जिसमें ये इसका आज चैप्टर नंबर 8 है। आपको भी एक बार ये पढ़ लेनी चाहिए, है ना। तो ये चैप्टर जो है हम पढ़ने वाले हैं पूरा, इसमें खेती हर जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में दिया हुआ है ना, ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए है किसान और कृषि उत्पादन उस काल में किस प्रकार से हुआ करता था। तो होता क्या था, खेती और जो समाज था उसकी बुनियादी इकाई क्या हुआ करती थी, गांव, जिसमें रहते थे किसान, और वो अलग अलग प्रकार की जो है फसलें किया करते थे साल के अलग अलग टाइम पर, ठीक है। और वो जिसमें क्या होता था, फसल की पैदावार भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार की हुआ करती थी। और वो क्या क्या कार्य करते थे, जैसे ज़मीन की जुताई करना, बीज बोना, फसल पकने पर उसकी कटाई करना। जो गांव से हैं उन लोगों को तो ये पता ही है ना, कि कौन कौन से काम जो है वो किए जाते हैं कृषि से संबंधित, है ना। और फिर क्या था, वो उन वस्तुओं में के उत्पादन में तो शामिल होते ही होते थे जो कृषि पर आधारित थी, है ना। साथ ही साथ उससे जुड़े हुए उत्पादन और होते थे, उनसे भी वो जुड़े होते थे। जैसे कृषि से संबंधित गन्ना है तो गन्ने से क्या शक्कर बनाने का हो गया, तेल बनाने का ये हो गया, इस प्रकार से भी वो जुड़े हुए होते थे गतिविधियों से, ठीक है। और सिर्फ जो मैदानी भागों में बसे हुए थे लोग सिर्फ वही खेती नहीं किया करते थे, बल्कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग हुआ करते थे वहाँ पर भी खेती यहाँ पर की जाती थी। और कहीं कहीं पर तो ऐसे भी जगह थी जहाँ पर सूखी ज़मीन जो थी वहाँ पर भी, और पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में भी खेती की जाती थी। हालांकि उतनी उपजाऊ ज़मीन पहाड़ियों पर नहीं होती है जितनी मैदानों में हुआ करती थी, ठीक है। और बहुत बड़ा क्षेत्र जो था वो जंगलों से भी घिरा हुआ करता था, यानी कि मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ पर भी खेती होती थी, ठीक है। और पहाड़ियों पर भी खेती हुआ करती थी, ठीक है ना। और क्या था,
और बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो तो जंगलों से घिरा हुआ होता था, और जंगलों से भी आय तो होती ही थी राज्य को। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, है ना। मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। इतना जूम बहुत है। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर है स्रोतों की तलाश के स्रोत जो है उसकी तलाश कहाँ से की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर है आईने अकबरी। तो ये आपको याद रखना है, आईने अकबरी किसका भाग है। तो मैं आपको एक एक चीज़ें समझाता चलूँगा। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में प्रीलिम्स में तो मुख्य रूप से बन ही सकते हैं ना। तो आईने अकबरी भाग हुआ करता था अकबरनामा का। मैं आपको बताऊंगा अकबरनामा, है ना। तो इस अकबरनामा का ही भाग हुआ करता था आईने अकबरी। आईने अकबरी, आइन का मतलब होता है कानून। जैसे आज होता है ना, अपना आइन क्या है, अपना आइन है अपना संविधान, है ना। तो आईने अकबरी ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी अबुल फजल ने। अबुल फजल, मैंने आपको जब बताया था कि ये अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, तो उनमें मैंने आपको बताया था अबुल फजल और फैजी, ये दो भाई हुआ करते थे। फैजी बड़ा था, अबुल फजल छोटा था, है ना। और ये शेख मुबारक के पुत्र हुआ करते थे दोनों। तो अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा फारसी भाषा में, तो उसका एक भाग है आईने अकबरी। आईने अकबरी से हमें जानकारी प्राप्त होती है ना, जिसमें अकबर के दरबारी जो विद्वान था अबुल फजल जिसने ये लिखी है, उससे हमें पता लगता है कि किस प्रकार की खेती हुआ करती थी, कौन कौन से प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। ठीक है, टैक्स वसूलता कौन था, है ना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी, सब उसमें लिखा हुआ है ना। देखिए, राज्य और ग्रामीण सत्तापोषों यानी जमींदारों के बीच में रिश्ते किस प्रकार से हुआ करते थे। ठीक है, और जो कर लिए जाते थे उसका लेखा जोखा किस प्रकार से रखा जाता था, ये सब इस ग्रंथ में बताए गए हैं, है ना। आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था, है ना। ये आईन अकबरी के बारे में बताया गया है। आइन का जो लेखक था उसके मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या कोई भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का कोई भी प्रयास जो है वो असफल होना तय ही था, क्योंकि उसका ताना बाना ही इस प्रकार से बना हुआ था। ठीक है, और फिर जो हमें इसके बारे में पता लगता है वो किसने लिखी है आईन अकबरी, ये लिखी है उसके दरबारी एक विद्वान ने। तो इससे हमें जो समाज के ताने बाने का पता लगेगा वो किस हिसाब से पता लगेगा, वो उस उच्च वर्ग की दृष्टि से हमें पता लगेगा कि वहाँ का सामाजिक ताना बाना किस प्रकार से हुआ करता था, है ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर देखिए आयन के जो आयन मैं बोलूँ इसका मतलब आयन अकबरी। तो आयन की जानकारी के साथ साथ हम लोगों को क्या होता है, मुगल राजधानी से दूर के कुछ स्रोत हैं वो भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से भी हमें जो दस्तावेज मिले हैं, और उनमें ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज भी शामिल है। अब आप कहोगे सर ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल काल में कहाँ से आ गई। तो जो उत्तर मुगल काल होता है ना, उसमें तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई जाती है ना, तो उसके दस्तावेज और मुगलों के दस्तावेज मिलाने से हमें पता लग जाता है कि हाँ किस प्रकार से टैक्स वसूला जाता था और क्या क्या कार्य उस काल में हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। वहाँ पर किसान के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता था, रैयत शब्द का इस्तेमाल होता था। रैयत, देखिए ये ऐसा का ऐसा आपको एग्जाम में दे देगा कि मध्यकालीन भारत में रैयत कौन होता था। रैयत किसान होता था, जमींदार होता था, या सेना का अध्यक्ष होता था, है ना, या एक अंगरक्षक हुआ करता था। ठीक है, तो रैयत कौन होता था, रैयत होता था किसान। और बहुवचन के लिए क्या, यानी बहुत सारे किसानों के लिए इस्तेमाल करना हो तो रियाया, रियाया कहते हैं ना, रियाया के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं, इस प्रकार से, है ना। और मुजरियान शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो ये मुजरियान शब्द जो है ना यहाँ पर दिया है, ये आपको ज़्यादा याद रख लेने हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए। उस काल में दो प्रकार के किसान हुआ करते थे, एक होते थे खुदकास्ट, एक होते थे पाही कास्ट किसान, है ना। खुदकास्ट किसान कौन हुआ करते थे, जो अपने खुद के ही गांव में खेती किया करते थे, है ना। एक खुदकास्ट और एक पाही कास्ट, जो खुद के ही गांव में रह के खुद के ही गांव में खेती करते हो वो होते थे खुदकास्ट किसान। ठीक है, और जिसमें उनकी ज़मीनें हुआ करती थी वो उसी गांव में खेती क्या करते थे। और पाही कास्ट हुआ करते थे जो दूसरे गांव में जाते थे और ठेके पर ज़मीन लेते थे और फिर जो है वो खेती किया करते थे, वो होते थे पाही कास्ट।
है ना। कास्ट या काश्तकार मतलब किसान ही होता है, पाही कास्ट। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो जैसे आज क्या होता है, कुछ लोग बाहर से आ जाते हैं, पंजाब से आ जाते हैं, या राजस्थान के कुछ या बिहार के कुछ लोग चले जाते हैं पंजाब में, और फिर वो वहाँ जाकर खेती करते हैं, वो ठेके पर खेती फिर वहाँ करते हैं। ऐसा आपने देखा होगा ना आपने, अगर आप बुंदेलखंड वाले क्षेत्र से है, यूपी एमपी वाले क्षेत्र से हैं, या राजस्थान वाले क्षेत्र से है, गंगानगर वाले क्षेत्र से, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पर ठेके पे भूमि दे दी जाती है कि भैया 10 लाख रुपए जो है आप इस खेती को हमें दे देना, और ये खेती जो है इसमें आप जो भी खेती करो आप जाने और आपका काम जाने। तो वो जो बाहर से किसान आके वहाँ पर खेती करते हैं वो कौन से किसान हैं, वह है पाही कास्ट, ठीक है। और तो इस प्रकार से 2 प्रकार के किसान हुआ करते थे, खुद कास्ट और पाही कास्ट। खुद कास्ट कौन होते थे, जो खुद के गांव में ही जो है खेती किया करते थे, और पाही कास्ट मतलब जो दूसरों के गांव में जाकर ठेके पर ज़मीन लेकर वो खेती किया करते थे। अब देखिए इसके दूसरे गांव में जाके खेती करने के कारण क्या हो सकते हैं। एक कारण तो ये भी हो सकता है कि खुद के गांव में उनके पास ज़मीन ही ना हो। दूसरी बात ये भी तो हो सकती है ना कि एक गांव से दूसरे गांव में टैक्स जो है वो कम लिया जाता हो। मान लो कि एक व्यक्ति है वो गंगानगर में खेती कर रहा है बिहार से आके, तो मान लो कि बिहार में ज़्यादा टैक्स लग रहा हो और गंगानगर में कम टैक्स लग रहा हो, है ना। या मान लो कि 2 आसपास के गांव ही हैं, एक गंगानगर और एक हनुमानगढ़। मान लो तो गंगानगर जिले वाला आदमी हनुमानगढ़ में आके इसलिए खेती कर रहा हो कि हो सकता है हनुमानगढ़ में ज़्यादा टैक्स लगता हो, है ना। इस प्रकार से वो टैक्स वगैरह से बचने के लिए, या अकाल पड़ गया या भुखमरी आ गई, इसकी वजह से भी वो दूसरे गाँव में जाके खेती कर लिया करते थे, ठीक है। पानी पी लो एक बार में। अब देखें उस काल में, देखें आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा, एक गरीब जो किसान है उसकी क्या हालत हुआ करती थी। उसके पास वही मुश्किल से ही 2 जोड़ी बैल हुआ करते थे, है ना। कोई एक जोड़ी बैल हुआ करता था और उसके बाद वो हल हुआ करता था मुश्किल से। ये तो सपना हुआ करता था किसानों का कि मेरे पास जो है वो एक जोड़ी बैल हो जाए, एक हल हो जाए मेरे पास। ये किसके हुआ करते थे, ये ज़मींदार के, ठाकुर के ही हुआ करते थे उस काल में, ठीक है। और गुजरात वगैरह में तो जिन किसानों के पास में 6 एकड़ की ज़मीन थी ना, वो लोग तो अमीर माने जाते थे, एक बहुत बड़े आदमी माने जाते थे, है ना। इसका मतलब ये है कि ज़मीनें उस काल में भी आदमियों के पास कम ही हुआ करती थी किसानों के पास में। और देखिए किसान की जो ज़मीन होती थी वो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति यानी कि मिल्कियत होती थी। किसका इस्तेमाल किया जाता था इसके लिए, मिल्कियत शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। मिल्कियत मतलब उसकी व्यक्तिगत संपत्ति। तो जो ज़मीन थी उसकी व्यक्तिगत संपत्ति हुआ करती थी, वो चाहे तो उसको बेच भी सकता था, है ना। इस प्रकार के उदाहरण जो है बेचने के उदाहरणों में 17वीं शताब्दी में देखने को भी मिलते हैं। और उसके अगर देखा जाए तो वो किस प्रकार से निर्धारित करते हैं कि ये मेरे ज़मीन है, ये उसकी ज़मीन है, ये मेरा गाँव है, ये वो किस प्रकार से क्या करते थे। देखिए वो जैसे अपना खेत है तो इस खेत के चारों तरफ मेड़बंदी कर दिया करते थे, है ना, कांटों वाली दीवार, ये मेड़बंदी। अगर आप गांव से संबंधित हैं तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से पुराने टाइम में जो है वो मेड़बंदी की जाती थी, कांटों की वो बना के बाड़ वहाँ पर, है ना। अब तो तारबंदी खैर की जाने लगी है, उस काल में ऐसा सब नहीं हुआ करता था। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है, यहाँ पर आप देखिए कि किसान बस्तियों का उजड़ना और बसना। तो अकबरनामा जो है, अकबरनामा किसने लिखी थी, बाबर। तो बाबरनामा या तुजू के बाबरी एक ही बात है, ये तुर्की भाषा में लिखी हुई है। और किसने लिखी थी, खुद ने लिखी थी बाबर ने। तो बाबर जो है वो यहाँ जब हिंदुस्तान में आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो देखिए रातों रात नए के नए शहर गांव बस जाते हैं और रातों रात उजड़ भी जाते हैं। होता क्या है, इनको क्या करना पड़ता है, कोई बड़े बड़े महल बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर घास फूस के छप्पर ये बना लेते हैं आके एकदम से, और रातों रात में ही पूरा बना लेते हैं। और इन लोगों को खेती भी इनकी इस प्रकार से हुआ करती है कि उस खेती के लिए इनको कोई ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, ये तो बारिश के भरोसे ही खेती कर लिया करते हैं। इस प्रकार से जो है वो बाबरनामा में बाबर कहता है कि इन लोगों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कहीं भी बस जाते हैं, वहाँ पर जो है ये कुआं खोद लेते हैं और पानी का इंतजाम कर लेते हैं, और खेती इनकी जो है वर्षा के भरोसे हो जाती है। देखिए आज भी अपनी जो कृषि है ना, वो लगभग बोए गया क्षेत्र का जो 55% है ना, वो रेनफेड एरिया में होती है। रेनफेड एरिया मतलब वर्षा आधारित क्षेत्र में ही। देखिए मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये डेटा आपके लिए मैं दे रहा हूँ। लगभग 55% जो है वो वर्षा आधारित अपनी कृषि होती है। तो उस काल में भी इस प्रकार से हुआ करती थी। और ये वाली बात जो है यहाँ पर, ये पढ़िएगा आप, ये वाली बात जो है बाबर को यहाँ पर अजीब लगती है इस प्रकार से, है ना। ये यहाँ पर देखिए एकाएक गांव या शहर खड़ा हो जाता है, एकाएक जो है वो खाली भी हो जाया करता था। इस प्रकार से बाबर को ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर
सिंचाई और तकनीक किस प्रकार से वहाँ पर हुआ करती थी। तो होता क्या था कि यहाँ पर बारिश जो है बहुत कम ही हुआ करती थी। देखिए, या तो 40 इंच या इससे कम बारिश हुआ करती थी, या तो इससे ज़्यादा कहीं बारिश होती तो वहाँ चावल की खेती कर लिया करते थे। अगर 40 इंच या इससे ज़्यादा बारिश होती थी तो वहाँ पर चावल की खेती कर लिया करते थे। और खेती किस प्रकार से, निर्वाह खेती हुआ करती थी। निर्वाह खेती क्या होती है? निर्वाह खेती होती है जिसमें जो उत्पादन किया जाता है वो मुख्य रूप से पेट भरने के लिए ही उत्पादन किया जाता है। ज़मीनें इतनी कम हुआ करती थी, उत्पादन भी फिर कम ही हुआ करता था, इसलिए क्या था कि निर्वाह कृषि उस काल में की जाती थी। और ज़्यादातर जो खाने की वस्तुएं हैं, रोज़मर्रा के जो इस्तेमाल करने योग्य वस्तुएं हैं, जो फसलें हैं, वही उगाई करती थी की जाती थी। जैसे चावल हो गया, गेहूँ, ज्वार, ये चीज़ें हैं। अपने पिताजी या दादा वगैरह को आप पूछना तो वो कहेंगे कि हमारे काल में जौ वगैरह, ज्वार वगैरह की रोटी खाई जाती थी, है ना। और गेहूं और ज्वार बाजरे की खेती उस काल में ज़्यादा प्रचलित हुआ करती थी। और भारतीय मानसून जो था वो उस काल में भी भारतीय कृषि की रीढ़ हुआ करता था। देखिए, आज भी 21वीं शताब्दी में भी भारतीय कृषि की अगर रीढ़ देखा जाए तो वो मानसून ही है। मैंने बताया ना अभी कि 55%, लगभग 55% जो अपनी, बल्कि ज़्यादा ही, और 55% जो है लगभग अपनी जो कुल बोया गया क्षेत्र है वो कृषि वर्षा आधारित कृषि ही है, ठीक है ना। लेकिन कुछ फसलें उस काल में भी इस प्रकार से हुआ करती थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की जरूरत पड़ती थी और जिसके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय भी करने पड़ते थे, ठीक है। अब देखिए, ये वाला चित्र आपको लगेगा कि सर क्या आप एनसीईआरटी से हमें पढ़ा रहे हो, क्यों हमारा टाइम वेस्ट करवा रहे हो। पर देखिए, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो शायद आपके पास ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है वो कि दूसरों की गलती से जो सीख ले वो सबसे ज़्यादा समझदार आदमी है। आप गलती करो इससे पहले मैंने जो गलतियां करी उससे आप सीख लो। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है पेड़ों और खेतों की सिंचाई किस प्रकार से हुआ करती। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वहाँ पर कुछ फसलें तो इस प्रकार से थी कि जिन्हें पानी की आवश्यकता नहीं ही हुआ करती थी, और कुछ फसलें ऐसे थी जिनके लिए कृत्रिम सिंचाई का जो क्या किया जाता था, इंतजाम कर दिया जाता था। तो होता क्या था, रहट के जरिए वहाँ पर सिंचाई जो है वो की जाती थी। अब देखिए, ये जो रहट का चित्र, इस एनसीईआरटी से अगर कोई सिर्फ ये रहट का चित्र देख लेता तो शायद 2016 या 17 का पेपर एक था, उसमें रहट ये शब्द आ गया था कि रहट क्या होता था। तो मध्यकालीन भारत में सिंचाई के उपयोग में आने वाला ये यंत्र इस प्रकार से रहट हुआ करता था। तो क्यों एनसीईआरटी जरूरी है, इसलिए जरूरी है। हुआ क्या करता था, यहाँ पर देखिए ये बाल्टी तरीके की बंदी होती थी यहाँ पर, और ये यहाँ से जाके ये चक्का जो है यहाँ पर इस प्रकार से जाके कहाँ मिल जाया करता था, एक इस चक्के से, और इसको बैलों द्वारा इस प्रकार से घुमाया जाता था, जिसकी वजह से इस कुएं से पानी जो है निकलता था और एक सकरे नाले में यहाँ पर मिल जाता था, और वो सकरा नाला जो है वो खेत में फिर चला जाता था। इस प्रकार से पानी निकाला जाता था। देखिए, रहट तो आ गया। एक और शब्द है चड़स, चरस वाला नहीं है, चड़स है। ये देखिए, ये शब्द भी पूछा जा सकता है। ये किस प्रकार से हुआ करता था कि एक बहुत बड़ा जो है खाल का जो है चमड़े का बना हुआ होता था, एक इस प्रकार से ये बना हुआ होता था। ये इस पे क्या होता था, फिर यहाँ से लेके यहाँ एक रस्सा इस प्रकार से बांध दिया करते थे, इसको कुएं में लटका दिया जाता था, और फिर जब पानी का भर जाता था तो बैल की सहायता से इसे ऊपर खींचा जाता था और फिर इसको डाल दिया जाता था वहीं जो है एक सकरे से क्षेत्र में, जिसके होते हुए पानी जो है चला जाया करता था फसलों में। तो ये चड़स हुआ करता था। तो चड़स, रहट, ये शब्द आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। चलें आगे। अब देखिए, आवाज है यहाँ पर सिंचाई कार्यों में को राज्य की मदद भी उस काल में मिला करती थी, है ना। जिस प्रकार से अगर देखें तो शाहजहां ने शाह नहर बनवाई थी, कहाँ, पंजाब में। तो राज्य भी जो है वो सिंचाई में सहायता क्या करता था, शाह नहर बनवाई थी शाहजहां ने, कहाँ पर, पंजाब में। यहाँ पर देखिए तंबाकू का प्रसार। तो तंबाकू का प्रसार जो है सबसे पहले ये दक्कन में उगाया गया था। तंबाकू जो आज इस्तेमाल होती है बहुत ज़्यादा बीड़ी चिलम वगैरह में, वो सबसे पहले दक्कन में उगाया गया था। और 17वीं सदी के शुरुआती दिनों में, यानी 17वीं सदी का शुरुआती दिन मतलब 1601 की शुरुआत के साथ ही, है ना, उस काल में ये उत्तर भारत में, वर्षों में इसे उत्तर भारत में फिर लाया गया था। आइन जो है, यानी आयन अकबरी, उत्तर भारत की फसलों की जब वो जिक्र करता है तो उस सूची में तंबाकू का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल नहीं है। इसका मतलब उस काल तक तंबाकू जो है उत्तर भारत में नहीं उगाई जाती थी, ठीक है।
1604 में पहली बार जो है अकबर और उसके जो बड़े बड़े अमीर लोग हुआ करते थे उन्होंने तंबाकू को देखा था। भाई दक्षिण भारत तक उनका राज्य था तो तब उन्होंने देखा होगा, उत्तर भारत में इसकी कृषि नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ऐसा लगता है कि जो तंबाकू का धूम्र और उसका इस्तेमाल जो है ना वो हुक्के चिलम में करने की जो लत थी वो जोर पकड़ गई थी, और जहांगीर तो इससे इतना चिंतित हो गया था कि उसने इस तंबाकू के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि लोग नशा कर करके पड़े रहते थे इससे। क्योंकि शुरुआत में जब आया लोगों को लगा बहुत बढ़िया चीज़ है यार, तो बड़ा नशा करती है ना, तो इस प्रकार से उन्हें पाबंदी लगा दी थी, मगर फिर भी ये पाबंदी जो है वो बेअसर ही रही। और ये तंबाकू आई कहाँ से थी? तो ये तंबाकू आई थी यूरोप से, पुर्तगाल से ये तंबाकू भारत में आई थी। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार साफ कर दूँ। यहाँ पर देखिए, वैसे तो खेती किसका मेहनत कशी का काम था, आज भी है वैसे ही है ना, लेकिन किसान जो है वो कुछ इस प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल भी कर लेते थे, जैसे पशुबल पर आधारित जो तकनीकें हुआ करती थी, यानी जो हल हुआ करता था लोहे का नुकीली धार वाला, यानी लकड़ी का हल हुआ करता था, इस प्रकार से हल हुआ करता था ना, ये आपको याद होगा, देखा होगा अगर कहीं पे। तो ये जो हल जो है यहाँ पर ये वाला नुकीला चीज़ था, ये तो लोहे का हो जाता था और ये यहाँ पर लकड़ी का हो जाता था। यहाँ पर दो बैल जो है यहाँ पर जोत दिए जाते थे और इसकी सहायता से फिर खेती कर ली जाती थी। खेती किस प्रकार से की जाती थी कि बीज जो है उसको पहले बिखेर दिया जाता था आगे आगे, फिर इसकी सहायता से आगे इस प्रकार से खेती कर ली जाती थी, जोत दिया जाता था खेत को, है ना, इस प्रकार से हुआ करता था। फिर उसकी निराई गुड़ाई जो है वो भी की जाती थी, ये तो आपको पता ही है, गांव वाले क्षेत्र से संबंधित है। तो निराई गुड़ाई क्या होती है आपको पता ही है, यानी कि उसकी फसलों के बीच में जो फालतू के पेड़ पौधे उग जाते हैं उनको निकाल देना। अब देखिए फसलों की भरमार उस काल में हुआ करती थी। दो फसलें तो मुख्य रूप से की जाती थी, एक तो खरीफ की फसल, खरीफ और रबी की एक फसल। रबी मतलब जो सर्दियों में होती है और खरीफ मतलब जो गर्मियों के दिनों में, बारिश के दिनों में, वर्षा काल में जो खेती होती है वो वर्षा काल की खेती होती है खरीफ की फसल, है ना, जिसमें क्या होता है कि मूंग हो गया, है ना, इस प्रकार से फसलें, बाजरा हो गया। और रबी की फसल सर्दी वाली जैसे गेहूं हो गया, है ना, सरसों हो गया, चना हो गया, इस प्रकार से खेती होती थी। तो दो फसलें तो हुआ करती थी, और ये दोनों देखिए बिना सिंचाई के भी हो जाया करती थी। खरीफ की फसल तो मानसून के जरिए हो ही जाती थी, और रबी की फसल जो है साथ ही साथ वो भी बिना सिंचाई के ही भारत में हो जाया करती थी। ये आइन हमें बताता है, आइन एकबरी में ये हमें पता लगा है। ठीक है, जैसे मुगल प्रांत आगरा था उसमें तो 39 किस्म की फसलें जो है वो उगाई जाती थी, और दिल्ली जो प्रांत था वहाँ तो 43 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, और बंगाल में तो सिर्फ चावल की ही 50 फसलें जो है वो उगाई जाती थी। इस प्रकार से बहुत प्रकार की वहाँ पर फसलें उगाई जाती थी, है ना। साल में 2 फसलें तो होती ही होती थी, और कहीं कहीं पर 3 फसलें भी हो जाया करती थी। ठीक है, फिर देखें जो दैनिक आहार की फसलें जो थी उन पे ही ज़्यादा जोर दिया जाता था, है ना, यानी वो गुजारे के लिए सिर्फ होती थी, कि मैंने बताया आपको निर्वाह कृषि उस काल में हुआ करती थी, और राज्य जो था वो जीन्स के रूप में और नगद के रूप में दोनों प्रकार से जो है वो टैक्स वसूला करता था उस काल में भी। ठीक है, जीन से कामिल मतलब सर्वोत्तम फसलें इस कौन सी होती थी, इस प्रकार का लफ्ज़ जो है वो आइन में आया है। तो किसानों को ऐसे फसलों को खेती करने के लिए बढ़ावा दिया जाता था ताकि जिनसे उनको ज़्यादा कर मिले। ऐसा राज्य चाहता था कि आप ऐसे फसलें करो जिससे राज्य को ज़्यादा कर मिले। जिस प्रकार से जैसे कपास और गन्ने की जैसी फसलें हैं वो जीन से कामिल में शामिल हुआ करती थी, है ना। इंसान ने कामिल मतलब सर्वोत्तम आदमी होता है ना, उच्च गुणों वाला आदमी, उसी प्रकार से जीन से कामिल मतलब सर्वोत्तम फसलें हुआ करती थी। तो कौन सी, गन्ना और कपास जो है उसे सर्वोत्तम फसलें उस काल में माना जाता था। कपास कहाँ उगाई जाती थी? कपास उगाई जाती थी जो दक्कनी पठार है अपना, वहाँ पर कपास उगाई जाती है। देखिए आज भी वहाँ पर कपास की खेती की जाती है। मैं आपको एक बार बता दूँ दक्कन कहाँ पड़ता है और कपास की खेती कहाँ पड़ती है। ये अपना भारत का क्षेत्र है ना। तो ये वाला जो अपना क्षेत्र है ना, ये गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र है ना, ये दक्कन का क्षेत्र है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काली मिट्टी है। और काली मिट्टी क्यों है, मैंने आपको जब मैं आपको भूगोल पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि ये लावा द्वारा निर्मित
पठार है, तो पठार लावा द्वारा निर्मित है। यहाँ पर काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी जिसे कहते हैं, तो काली मिट्टी में जो है कपास ज़्यादा उगती है ना। तो कपास जो है ये गुजरात, महाराष्ट्र वाला, कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर जो है कपास की खेती की जाती है ज़्यादा, वो आज भी वहीं ही की जाती है ना, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी है जो कपास की फसल के लिए उचित उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, दक्कनी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाया जाता था। और बंगाल में क्या उगाया जाता था? बंगाल चीनी के लिए मशहूर था, गन्ना वगैरह, वहाँ पानी की कमी नहीं है इसलिए गन्ना वहाँ पर उगाया जाता था। और तिलहन जैसे सरसों और दलहन जो है वो भी नगदी फसलों में ही आया करता था उस काल में, है ना। और औसत किसान की ज़मीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से वो जुड़े हुए थे कि हाँ, कि देखिए नगद उत्पादन भी करते थे वो, और साथ ही साथ अपने खुद के गुजारे के लिए भी उत्पादन वो किया करते थे। इस प्रकार से खेती उस काल में हुआ करती थी। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाइए। हाँ जी, तो आप देखिए यहाँ पर जैसे मक्का जो है भारत में कहाँ से आई? मक्का आई अफ्रीका से, है ना। स्पेन के रास्ते होते हुए मक्का जो है भारत में आती है। टमाटर, आलू, मिर्च, सब्जियाँ, ये नई दुनिया मतलब यूरोप से, ये चीज़ें कहाँ से आई? यूरोप से भारत में आती है। ये टमाटर, आलू, मिर्च, खासतौर से ये पुर्तगाल से भारत आती है। अब देखिए हमने खेती किस प्रकार से, सिंचाई किस प्रकार से होती थी, हमने देख लिया। 2 प्रकार की फसलें मुख्य रूप से हुआ करती थी और अलग अलग प्रकार की फसलें जो है की जाती थी। जैसे बंगाल में तो 50 प्रकार के चावल ही उगाए जाते थे, है ना। जिनसे कामिल क्या होता था वो हमने, सर्वोत्तम फसलें, ये हमने देख लिया। अब देख लेते हैं ग्रामीण समुदाय उस काल में किस प्रकार से हुआ करता था। देखिए, जिस प्रकार से गाँव में जो है क्या हुआ करता था कि खेतिहर किसान ग्रामीण समुदाय में, और पंचायत और गांव का मुखिया जो है, जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। देखिए ये मुकद्दम या मंडल, ये याद रखना भैया आप, मुकद्दम या मंडल या खूत आ जाए तो ये ग्रामीण प्रशासन से संबंधित ही लोग हुआ करते थे। ये याद रखना, आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से खेतिहर किसान शामिल होते थे ग्रामीण समुदाय में, पंचायत शामिल होती थी और गांव का मुखिया जो मुकद्दम, मंडल या खूत होता था वो इसमें शामिल हुआ करते थे। अब जातीय और ग्रामीण माहौल उस काल में किस प्रकार से हुआ करता था? तो देखिए, जातिगत भेदभाव तो उस काल में भी हुआ करता था, वही जो है वो जातिगत सोपान जो प्राचीन काल में पाया जाता था वो यहाँ पर भी पाया जाता था। इसी प्रकार से ऊंच नीच वाला काम तो हुआ ही करता था, है ना। ये 4 भागों में जातियाँ उस काल में भी बटी हुई होती थी, जहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार से 4 भागों में तो उस काल में भी जातियाँ बटी हुई होती थी, है ना। और खेतों की जो जुताई थी वो सबसे ज़्यादा कौन किया करते थे? जो नीच समझने वाले लोग हैं ना। देखिए, वैसे नीच ऊंच कुछ होता नहीं है, मगर ये समझाने के लिए आपको समझाया गया है कि समाज में सामान्यतः कैसा माना जाता है। तो जो नीचे जिनको समझा जाता था, ये वाले क्लास वाले लोग, इनको क्या करते थे? ये लगे होते थे कृषि कार्य में सबसे ज़्यादा। हाँ, हालांकि इनके पास ज़मीन जोतने लायक ज़मीन इनके पास नहीं थी। आज भी आप देख सकते हैं कि कितने आपके गांव में जो दलित जातियों से संबंधित लोग हैं उनके पास अपनी खुद की ज़मीनें हैं, नहीं हैं। ज़मीनें इनकी खुद की नहीं हुआ करती थी, दूसरों की ज़मीनों पर मजदूरों के तौर पर, खेत मजदूर के तौर पर यह काम उनकी ज़मीनों पर किया करते थे, है ना। ज़मीन इनकी खुद की नहीं हुआ करती थी, परंतु काम जो है इनसे ही लिया जाता था मजदूर और दास के तौर पर। जनगणना देखिए उस काल में हुआ नहीं करती थी, इसलिए हमें पता भी नहीं है कि कितने लोग इसमें लगे हुए थे, नीची जाति वाले कितने लगे थे, ऊंच जाति वाले कितने लगे थे। इस प्रकार से हमारे कोई है नहीं, परंतु हाँ, मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि जो तथाकथित नीची जाति जिनको माना जाता है वो लोग जो है खेती में ज़्यादा लगे हुए थे, है ना। और इनके पास संसाधन भी सबसे कम थे और जाति व्यवस्था की पाबंदियां भी सबसे ज़्यादा, जो इनको नीच माना जाता था उन लोगों पर, है ना। जो जातिगत विधान है उसमें सबसे नीचे आया करते थे, उनके ऊपर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर उनके ऊपर देखा जाए तो बंधन भी उनके ऊपर ही लगाए जाते थे, है ना। जैसा कि आधुनिक काल में जो दलितों के ऊपर लगाए गए हैं उसी प्रकार से इन पे भी लगाए जाते थे। दूसरे संप्रदाय में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे, जैसे मुसलमान जो है उनमें भी ऊंच नीच वाला ये सिस्टम फैलने लगा था। जैसे हलाल खोरान शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये कौन हुआ करते थे? तो मुसलमानों में भी ये सबसे नीचे जिनको माना जाता था वो होते थे हलाल खोरान। इनको जैसे मेहतर, है ना,
मैं जैसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, दिल पे नहीं लेनी है ये वाली बात में। तो इस प्रकार से जो जिनको नीची जाति माना जाता था, उन लोगों को ये हलाल खोर जो है वो उनको कहा जाता था, किसमें, मुस्लिम समाज में। और मल्लाहजादा मतलब जो नाविकों के पुत्र हुआ करते थे उनको मल्लाहजादा कहा जाता था। और समाज के जो सबसे निचले तबके में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत से सीधा रिश्ता हुआ करता था। यानी समझ में आ रहा है आपको ये बात क्या करेगी, यानी कि समाज में जो सबसे नीचे है उसकी जाति भी सबसे नीचे है, उसकी सामाजिक हैसियत भी सबसे नीचे है और उसकी गरीबी भी सबसे ज़्यादा है। तो जो सबसे नीचे है उसका सामाजिक हैसियत और उसकी गरीबी से सीधा सीधा संबंध हुआ करता था, है ना। आज भी देखिए मैक्सिमम ऐसे ही हुआ करता है, पर हाँ देखिए ये चीज़ें बदल रही है, हालांकि ऐसा नहीं है, चीज़ें तो बदल ही रही है, मगर फिर भी है गांव में, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी है, ठीक है। और जो आईन अकबरी है, इस किताब के ये मारवाड़ में एक किताब लिखी गई थी, राजपूतों की चर्चा, जिसमें किसानों के रूप में की गई है। इसमें जाटों की चर्चा भी किसानों के रूप में की गई है, परंतु फिर भी जाटों को राजपूतों से नीचे माना गया है ना। तो देखिए किसान दोनों हैं, मगर फिर भी इनको उनसे नीचे ही माना गया है, ठीक है। इस प्रकार से राजपूत होने का दावा जो है वो वृंदावन में गौरव समुदाय ने भी किया था, ठीक है। हालांकि वो ज़मीन की जुताई के काम में लगे हुए थे। और पशुपालन और बागवानी के वजह से जो मुनाफा बढ़ा, उसकी वजह से अहीर, गुज्जर और माली जैसी जो जातियां थी वो भी सामाजिक सीढ़ी में ऊपर चढ़ने लगी, ठीक है। और इस प्रकार से वो भी अपने आप को ज़्यादा असर्ट करने लगे। और इन जातियों को क्या कहा जाता था, इन जातियों को कहा जाता था प्रभु जातियाँ। प्रभु जातियाँ, ये आपको याद रखना, प्रभु जातियाँ सोसाइटी में अपने काम का है। डोमिनेट कास्ट, डोमिनेट कास्ट ये कौन सी कास्ट होती है, ये वो कास्ट होती है जो सामाजिक सीढ़ी में ऊपर की तरफ अग्रसर होती है और इनके पास ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो उनके पास संसाधन ज़्यादा होते हैं आम लोगों से, इसलिए प्रभु जातियाँ हुआ करती है। जैसे अहीर, यादव वगैरह है ना, ये जाट, ये कौन है, ये प्रभु जातियाँ मानी जाती हैं, ठीक है। तो किसान कैसे, किस प्रकार से क्या हुआ करते थे वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे पंचायतें और मुखिया जो है वो क्या, इस पंचायतों से संबंध में क्या प्रावधान उस काल में हुआ करते थे। तो गांव के पंचायत थी, उसमें बुजुर्ग लोगों का जमावड़ा हुआ करता था। बुजुर्ग लोग जो है वो पंचायतों में शामिल हुआ करते थे। हुआ क्या करता था कि वो लोग जिनके पास संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार हैं वो लोग जो है पंचायतों में शामिल हुआ करते थे। और जिन गाँव में बहुत ज़्यादा जातियों के लोग रहा करते थे उनमें उस पंचायत में सभी जातियों के लोग जो है वो प्रतिनिधि हुआ करते थे। तो ये इस प्रकार से एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें क्या है, हर जातियों की नुमाइंदगी वहाँ पर होती थी, है ना। और फिर भी इसकी संभावना कमी है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले जो खेतिहर मजदूर है उन लोगों को उसमें कोई जगह दी जाती थी, इसकी संभावना फिर भी कमी है। और पंचायत का जो फैसला है वो सारे गाँव को मानना पड़ता था, है ना। अगर आप गांव से संबंधित हैं तो ये चीज़ आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। पंचायत का जो सरदार था वो एक मुखिया हुआ करता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, मुकद्दम या मंडल पंचायत का मुखिया हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि उसका चुनाव जो है गांव के बुजुर्ग लोगों की आम सहमति से हुआ करता था। यानी गांव के बुजुर्ग लोग जिसको चुन ले कि भैया ये हमारा मुखिया होगा, उसका गांव का मुखिया या मुकद्दम मंडल उसको चुन लिया जाता था। और फिर उसकी ज़मींदार जो था उससे, ज़मींदार से, जो वहाँ का क्षेत्र का ज़मींदार होता था, उससे मंजूरी ले ली जाती थी कि हाँ जी ये हमारे गांव का मुखिया है। मुखिया जो है वो तब तक ही अपने पद पर रहा करता था जब तक जो है गांव के बुजुर्ग लोगों को उस पर भरोसा हुआ करता था। और ऐसा अगर उसको भरोसा खो दिया उसने तो उसको बर्खास्त भी कर दिया जाता था। और अब देखिए उस मुखिया का काम क्या होता था कि गांव की जो आमदनी होती थी, जो खर्चा होता था, उसका सारा हिसाब किताब जो है वो मुखिया का ही काम होता था रखना। और उसकी सहायता कौन करता था, पटवारी। तो पटवारी शब्द भी याद रख लेना, एक ग्रामीण समुदाय से संबंधित हुआ करता था, जैसे आज भी हुआ करता है। तो उस मुखिया की सहायता करता था पटवारी। और पंचायत का खर्चा जो है वो गांव के खजाने से ही, जो आम खजाना था उससे ही चला करता था। भाई पंचायत बैठती है तो उसका भी खर्चा लगता है ना, चाय पानी करना, ये उसकी कागज़ पन्ने ये खरीदना, है ना, शाही खरीदना, ये सब उसका पैसा लगता है। कहाँ से आएगा, जो आम खजाना हुआ करता था उससे ही आया करता था। और इस खजाने जो था इस पर क्या हुआ करता था, जो कर अधिकारी आते थे राज्य की ओर से कर लेने, उनके खातिरदारी करना, भाई आओ बैठो, चाय पानी बीड़ी तंबाकू चिलम, ये सब की जो है वो सुविधा कहाँ से लिया जाता था पैसा, वो सारा पैसा यहीं से लिया जाता था। इन्हीं जो आम खजाना हुआ करता था ग्राम का, उसी से ही सब कुछ लिया जाता था। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है भ्रष्ट मंडल के बारे में। इसमें क्या था कि मंडल जो था, यानी मंडल कौन हुआ करता था, गांव का मुखिया।
अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल वो किया करता था और उस पर यह आरोप लगाया जाता था कि पटवारी के साथ वो मिल जाता था और हिसाब किताब में हेरा फेरी किया करता था कि मान लो आमदनी हुई है 15 लाख की, तो वो बोल देता है कि भैया 13 लाख की ही आमदनी हुई है, बाकी वो लोग खा जाते थे। आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में देख सकते हैं कि पटवारी और जो मुखिया होता है, सरपंच होता है, वो मिलकर, प्रधान जो सरपंच ये जो होते हैं वो मिलके खाते ही हैं, है ना। और ज़मीन का आकलन कम कर देता था, है ना, ताकि वो राज्य को कम आकलन कर देना पड़ता था और फिर ये लोग बीच का पैसा खा जाया करते थे। चलें आगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये फ़ोटो जो आपको दिखाई गई है, इसमें क्या है कि ये कर अधिकारी आए हुए हैं यहाँ पर और ये गांव का मुखिया लोग इनसे बैठ के, ये कर अधिकारी से बैठ के बातें कर रहे हैं, भैया देखो इतना हमारा कर हुआ है, ठीक है। यही लोग जो है वो कर इनको लाके दिया करते थे कर अधिकारियों को। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है, ये जो पंचायत हुआ करती थी, यही अगर प्राकृतिक आपदा कोई आ गई तो उससे निपटने के लिए सामुदायिक कार्य करवाना, तो वो कौन करवाते थे, यही करवाते थे। और ऐसा काम जो एक आदमी मिलकर नहीं कर सकता हो, जैसे छोटे मोटे बांध बनवाना, नहर खुदवाना, ये पंचायत ही किया करती थी अपने खर्चे से, ठीक है। फिर साथ ही साथ पंचायत का काम ये भी देखना था कि जो पंचायत के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो अपनी अपनी जातियों की हदों में रहें, यानी जातियों के, हर जाति के अपने अपने नियम होते थे कि ये वाली जाति है ये खा सकती है, यहाँ पर आ सकती है, इस मंदिर में नहीं जा सकती, है ना, कौन से कपड़े पहन सकती है, तो वो उस अपनी अपनी जातियों की हद में रहे, ये देखना भी इनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी, ठीक है। फिर ये पंचायतें क्या करती थी, पंचायतें जुर्माने भी लगा दिया करती थी, दंड इनको देने का अधिकार हुआ करते थे कि भैया दंड लगा दिया उस पर, है ना, जाति से बाहर कर दिया करते थे, इस प्रकार के भी दंड उनको दिए जाते थे। या गांव भी छोड़ देना पड़ता था कि भैया गांव निकाला इसको दे दिया, तो इस प्रकार से जो है वो कार्य किया करती थी ये पंचायतें, ठीक है। पानी पी लो एक बार में। ये कार्य क्यों किया जाता होगा, ताकि सब लोग अपनी जातियों की हद में बने रहे, ठीक है। इसके अलावा ग्राम पंचायत तो होती थी, उसके साथ ही साथ हर जाति की अपनी पंचायत भी हुआ करती थी। जैसे जाट समाज है तो जाट समाज की अपनी पंचायत होगी, है ना, राजपूत है तो राजपूत समुदाय की अलग अपनी होगी, कुम्हार है तो कुम्हार समुदाय की, यादव है तो यादव समुदाय की अपनी पंचायत हुआ करती थी, जिसमें उसी जाति के बड़े बड़े लोग शामिल हुआ करते थे और वो जो है फिर उस प्रकार से निर्णय दिया करते थे कि भैया शादी जो हो रही है अपनी जाति में हो रही है कि नहीं, गोत्र वगैरह देखे जा रहे हैं कि नहीं, है ना, ये सब इन चीज़ों का देखने का कार्य किसका हुआ करता था, तो ये जातिगत पंचायतें जो होती उसका हुआ करता था। आज भी अगर आपने सुना होगा खाप पंचायत, है ना, इस प्रकार से देखिए आपको अलग अलग ज्ञान भी मिलता रहेगा, साथ साथ हिस्ट्री के साथ साथ। खाप पंचायत जैसे हरियाणा में चलती है ये, है ना, तो ये जातिगत पंचायत का ही एक उदाहरण है। वो ये तो देखती है कि जातिगत बंधन जो है वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शादियां जो अपनी जाति में हो रही है कि नहीं हो रही है, खान पान का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, यही तो देखती है खाप पंचायत नहीं, है ना। इसी प्रकार से है, जैसे ये देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के सॉरी फिर क्या होता था, ये लोग न्याय भी क्या करते थे और ज़्यादातर मामलों में अगर फौजदारी मामलों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर राज्य जो है इनके न्याय जो ये करते थे उनको मान भी लिया जाता था। खासतौर से अगर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों में अगर देखें तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी अर्जियाँ लगाई गई है पंचायत से, जिसमें राज्य जो ऊंची जातियाँ वगैरह उनके द्वारा जो शोषण किया जाता है और जो उनके द्वारा जबरन कर उगाई की जाती है उनकी शिकायतें की गई है। पर ऐसा देखा जाता था कि बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते थे कि निचले जो तबके के लोग थे उनकी शिकायतें सुनी जाती होगी, बहुत ही कम ऐसे चांसेस मिलते थे ऐसा देखने को। देखिए आज भी ऐसा ही होता है, आज थोड़ा ज़्यादा ऐसा होने लगा कि हाँ निचली जाति वाले या निचले तबके के लोगों को भी ज़्यादा न्याय जो है वो मिलने लगा है, ठीक है। और वो लोग जो है ऐसे मांगे क्या करते थे जिसको वो नैतिक दृष्टि से अवैध गलत मानते थे, उनका विरोध वो कर लिया करते थे, जो नीचे तबके के लोग वो हुआ करते थे। इसकी वजह से देखिए क्या होता था, उनको दैनिक जो गुजारा भत्ता होता था वो भी उनका जोखिम में पड़ जाया करता था कि उनको वो निकाल दिया करते थे, उनके खेतों में तो वो काम किया करते थे, है ना, ठीक है। अब देखिए निचली जाति के किसान जो हुआ करते थे वो राज्यों के अधिकारियों और जो स्थानीय जमींदार के बीच के झगड़े हुआ करते थे। पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग वो हुआ करते थे, अगर इनकी निचली जाति के मामलों में देखा जाए तो, ठीक है। वो समझौते ज़्यादा करवाने पे बल दिया करती थी पंचायत, अगर जहाँ समझौते नहीं हो पाते थे वहाँ किसान विरोध
के ज़्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे, और जैसे कि गांव छोड़कर भाग जाते थे। देखिए, गांव छोड़कर भागना किसानों के एक सबसे बड़ा हथियार हुआ करता था। हुआ क्या करता था कि उस काल में श्रम बहुत कम मिला करती थी, है ना। इसकी वजह से ये क्या करते थे कि गांव छोड़कर भाग जाते थे और दूसरे गांव में जाकर खेती करने लगते थे, क्योंकि ज़मीनें बहुत खाली पड़ी थी, वहाँ जाओ, वहाँ खेती कर लो। और इसलिए ये लोग इनसे इस भाग जाने वाले काम से थोड़े डरा करते थे, तब जाके इनकी थोड़ी बातें सुना करते थे। अब देखिए, ग्रामीण दस्तकार क्या होते थे। ग्रामीण दस्तकारों में क्या होते थे कि जो गांव वाले जो किसान हुआ करते थे, वही कुछ किसान जो है वो दस्तकारी का काम भी किया करते थे। जैसे अगर देखा जाए तो कुल घरों में अगर 25% के आसपास लोग जो है वो ये कार्य किया करते थे, वो दस्तकार भी थे, है ना। यानी एक टाइम में खेत में किसान में काम कर लिया, खेती में काम कर लिया किसान के तौर पर, और जब लगा कि हाँ फसल की निराई गुड़ाई भी हो गई, अब पकने का टाइम है, अभी कुछ ज़्यादा काम भी नहीं है, सब ठीक ठाक है, तब वो बैठ के दूसरा काम भी कर लिया करते थे, है ना। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं, आ जाते हैं यहाँ। जैसे कि रंगरेजी वगैरह का कार्य हो गया, कपड़े पर छपाई का कार्य हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाना वाला काम हो गया, इस प्रकार ये कार्य उस काल में किया करते थे, है ना। तो ये जो है, जो आप अगर गांव से संबंधित हैं तो आपको ये सब पता ही होगा कि हाँ, जो है कुम्हार लोग हैं वो खेत में भी काम कर लेते हैं, फिर घर पे आके मटके भी बना लेते हैं। कुछ लोग खेत में काम कर लेते हैं, कुछ लोग यहाँ कर लेते हैं। गांव जो है इनको एक छोटे गणराज्य के तौर पर माना गया है। क्यों माना गया है कि देखिए, बड़ा सा एक पूरा राज्य हुआ करता था, उस राज्य के अंदर जो है एक अलग अलग स्वायत्त द्वीप के तौर पर ये ग्राम जो है वो बने होते थे, जिनमें राज्य का हस्तक्षेप बहुत ही कम हुआ करता था। ये जो न्याय भी का कार्य था ग्रामों का हुआ करता था। टैक्स जो है वो राज्य जो है इनसे ही लिया करता था, यही जो है गांव से वसूल कर टैक्स राज्य के अधिकारियों को दे दिया करते थे। यही यहाँ पर लिखा है, ये आपको एक बार तो पढ़ना ही है, बैठ के आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए, जिस प्रकार से लिखा हुआ है, कृषि समाज में महिलाओं की क्या भूमिका हुआ करती थी। तो देखिए, कृषि समाज में महिलाएं जो थी उनकी अच्छी खासी भूमिका हुआ करती थी। यहाँ पर देखिए, सूत काट रही है ये महिला, है ना, यानी कि कपड़ा बनाने का, ये जो धागे बना रही है कपास से। यहाँ पर देखिए, सर्राफ को लोग कौन हुआ करते थे, जो मुद्रा वगैरह का काम किया करते थे वो लोग हुआ करते थे सर्राफ। तो ये भी पूछा जा सकता है सर्राफ कौन होते थे। तो सर्राफ जो है इसके बारे में बताता है बैप्टिस्ट तेवर्नियर, या बैप्टिस्ट तेवर्नियर जो आता है ना भारत में, वो इसके बारे में बताता है कि सर्राफ लोग कौन लोग हुआ करते थे। मुद्रा के फेर बदल जो करते थे वो लोग होते थे सर्राफ लोग, है ना। यानी कि पैसे के मुकाबले कितनी कौड़ियाँ आएंगी, पैसे के बदले कितने रुपए आएंगे, ये लोग कौन डिसाइड करते थे, सर्राफ लोग डिसाइड किया करते थे, है ना। जैसे हुंडी क्या होती है, ये हुंडी के से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया था 2019 में, है ना। तो आप हल्के में मत लेना कि ये सर तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं कि सर्राफ लोग कौन होते थे, नहीं पूछा जाएगा। तो हुंडी के बारे में पूछ लिया गया था एक बार। कृषि समाज में देखें, महिलाएं जो है वो अच्छा खासा इनकी भागीदारी हुआ करती थी। खेत में वो खेत जोतने से लेकर फसल की निराई गुड़ाई करने का काम वगैरह भी महिलाएं किया करती थी, है ना। और यही है, जो उच्च क्लास की जो महिलाएं हुआ करती थी वो हालांकि खेत में नहीं जाया करती थी, मगर जो निम्न वर्गों की महिलाएं हुआ करती थी वो खेतों में जाया करती थी। और कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि जो ज़मींदार हैं या जो खेत की मालकिन है वो महिलाएं भी हुआ करती थी। ये आपको याद रखना है कि मध्यकालीन भारत में महिलाएं भी जो है खेतों की मालिक हुआ करती थी। अगर कहीं स्टेटमेंट बन जाए तो ये स्टेटमेंट सही माना जाएगा, ठीक है। और किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था ना, उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही ज़्यादा मांग हुआ करती थी। जिस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पर सूत कौन काट रही है, महिला, है ना, ठीक है। और दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जो है ज़रूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम कर लेती थी, बल्कि नियोक्ताओं के घर पर जाकर भी वो काम कर लिया करती थी, है ना। यानी घर पे तो काम कर ही लेती थी, साथ ही साथ वो उनके दूसरों के घरों में जाकर भी काम कर लिया करती थी। यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर जो ये महिलाएं देखिए किस प्रकार से पत्थर तोड़ रही है और ये कार्य जो चुनाई का कार्य हो रहा है उसमें सहायता कर रही हैं, है ना। और ग्रामीण समुदाय में क्या हुआ करता था कि शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की भी रस्में हमें देखने को मिलती है कि दहेज की जगह नहीं, दहेज नहीं दिया जा रहा, बल्कि दुल्हन की कीमत दी जा रही है कि दुल्हन हमारे घर पे आ रही है, इसलिए हम लड़के वाले पैसे उसको दे रहे हैं। और देखें, महिलाएं जो हैं ये अपने पति की बेवफाई से संबंधित जो है शिकायतें भी किया करती थी पंचायतों को। हालांकि उनकी शिकायतों पर जो है गौर बड़ा कम ही किया जाता था। और इन महिलाओं के नाम किस प्रकार से हुआ करते थे, जैसे किसी महिला का नाम मान लो सरिता देवी है, तो उसका नाम सरिता देवी उस शिकायत में नहीं हुआ करता था। क्या किस नाम से शिकायत दर्ज करी जाती थी, मान लो सरिता देवी के पिता का नाम है रमेश सिंह, तो ऐसा लिखा जाता था रमेश सिंह की पत्नी, है ना।
देसी भाषा में कहे तो रमेश सिंह की लुगाई। इस प्रकार से वास्तविकता में ऐसे ही लिखा जाता था। आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखो तो खासतौर से जो निचले तबके के लोग हैं उनके हाथों पर ऐसे लिखा होता है कि कालू की लुगाई, भूरे की लुगाई, इस प्रकार से उस हाथों पर लिखा हुआ होता है। यानी कि खुद की उनकी कोई पहचान नहीं मानी जाती थी, उनके पति, उनके पिता से ही उनकी पहचान मानी जाती थी। इस प्रकार की प्रथाएं जो मध्यकालीन भारत में प्रचलित हुआ करती थी। और पुरुष जो है उनकी की शिकायतें दर्ज हैं कि भैया अपनी पत्नी की बेवफाई के बारे में, है ना, इस प्रकार की जो है वहाँ पर शिकायतें दर्ज है पंचायत से। ये यहाँ पर बताया गया आपको। और देखिए भूमिहर जो भद्रजन, भद्रजन का मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। एक तो होता है अभद्र, एक होता है भद्र, है ना। तो भद्र लोग जो हुआ करते थे उनमें पुश्तैनी संपत्ति का हक मिलना जो है वो सामान्य हुआ करता था। जैसे पंजाब का एक उदाहरण मिला है जहाँ पर विधवा महिलाएं जो है वो पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण बाजार में शामिल हुआ करती थी, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ पर देखिए महिलाएं जो है चुनाई के कार्य में जो है सहायता कर रही है, बोझा ढोके। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं किस प्रकार से काम किया करती थी उस काल में। अब देखिए यहाँ जाए जंगल और कबीले किस प्रकार से हुआ करते थे। तो देखिए जो खेती मैदानों में तो खेती हुआ ही करती थी, साथ ही साथ जंगल में जो लोग रहते थे वो भी उस जो है अपना कार्य किया करते थे। जैसे कि शहद इकट्ठा करना, है ना, लाख क्या होता है जिससे चूड़ियाँ वगैरह बनती है ना, इस प्रकार से वो भी इस्तेमाल किया करते थे। जंगल जो है वो करीब 40% जो ज़मीन थी वो जंगल से उस काल में घिरी हुई होती थी। और जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। जंगली का अर्थ उस काल में सिर्फ इतना हुआ करता था कि जो जंगल में रहते हैं वो जंगली, मगर आज क्या कि जो सभ्य नहीं है, असभ्य लोगों को उनको जंगली कह दिया जाता था, है ना। और क्या जहाँ तक राज्य का सवाल है उनके लिए जंगल जो है वो एक उलट फेर वाला इलाका हुआ करता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर राज्य का ज़्यादा कानून चला नहीं करता था। बाबर जो है वो भी अपने बाबरनामा में कहता है कि ये जंगल एक ऐसा रक्षा कवच के तौर पे कार्य करता है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, विद्रोही लोग वहाँ पर बसा करते हैं, जाके उनमें जाके बस जाते हैं। फिर देखिए ये यहाँ पर शाहजहाँ को दर्शाया गया है शिकार करते हुए नीलगाय का, है ना, मतलब जंगल में शिकार करने भी ये जाया करते हैं। जंगलों में फिर घुसपैठ होने लगी। घुसपैठ मतलब बाहरी लोग जो है वो जंगलों में आके वहाँ पर जो है घुसपैठ करने लगे। जैसे कि राज्य को सेना के लिए हाथियों की ज़रूरत, तो हाथी कहाँ, जंगल में मिलेंगे, तो जंगल के लोगों से पेशकश के रूप में हाथी ले लिए जाया करते थे, है ना। इस प्रकार से जंगलों में भी राज्य का हस्तक्षेप बढ़ने लगा धीरे धीरे, ठीक है। जैसे मुगल राजनीतिक विचारधारा थी उसमें गरीबों और अमीरों सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण क्या था, शिकार का अभियान करना। शिकार का अभियान का मतलब है कि राजा जो है वो एक साल में या एक बार या कहीं मतलब समय समय पर वो शिकार में पर जाया करता था और वहाँ पर जाकर व्यक्तिगत रूप से वो लोगों की शिकायतें सुना करता था। तो वो अभियान एक शिकार का हुआ करता था, है ना। शिकार करने का मतलब सिर्फ वो हिरण मारने ही नहीं जाता था, बल्कि उस अभियान में, पूरे अभियान में वो ये और सारे काम भी वो किया करता था, है ना। और जो दरबारी कलाकार हैं उन्होंने भी चित्रकार उन्होंने शिकार के दृश्य है ना ज़्यादा जोर इन्होंने दिया है, क्योंकि ऐसा कार्य हुआ करता था। अब यहाँ पर लिखा है एक परगना, है ना, और पेशकश क्या हुआ करती थी कि मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरीके की भेंट हुआ करती थी, पेशकश। अब परगना क्या हुआ करता था कि मुगल काल में जो इनका देश हुआ करता था इसको क्या कर लेते थे, ये सूबों में बांट दिया करते थे, है ना, सूबों में बांट दिया करते थे, है ना, सूबा। जैसे आज अपना भारत तो देश हो गया और सूबा क्या हो गया, अपने 28 राज्य सूबे हो गए। सूबा जो था इसको किस में बांट दिया जाता था, यानी राज्य को किस में बांट दिया जाता था, जिले में। जिलों को क्या कहते थे, विषय, है ना। और विषय जो होता था इसको किस में बांट देते थे, परगने में, है ना, परगने में उसको बांट दिया जाता था। और इन परगने के नीचे फिर आया करते थे गाँव। इस प्रकार से एक बार यूपीएससी ने ये पूरा क्रम पूछ लिया था कि आरोही हो गया, अवरोही क्रम में ही सजाए कि पहले प्रांत आता था, फिर सूबा, फिर विषय, परगने, गांव किस प्रकार से आया करते थे। तो ये एक बार जो है लगवा लिया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर आ जाइए आप। यहाँ पर लिखा हुआ है पहाड़ी कबीलों और मैदानों के बीच में भी व्यापार उस काल में हुआ करता था। जैसे सुरागाय यानी याक जो होता था उसकी पूंछ का व्यापार होता था, शहद का, चुक का, अनारदाना का, अदरक का, लंबी मिर्च का, मजीठ का, है ना। इस प्रकार से व्यापार जो हुआ करता था। और फिर देखिए वाणिज्य खेती भी उस काल में हुआ करती थी। जैसे कपास हो गया, जैसे कि गन्ना हो गया, है ना। इस प्रकार की वाणिज्य खेती भी हुआ करती थी। और
जंगलवासी जो थे उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और वो भी जैसे शहद हो गया, मधुमोम हो गया, लाख हो गया, इसकी जो है लोगों में मांग होती थी, वो भी इसका व्यापार किया करते थे, है ना। और ये लाख वगैरह जो है ये तो समुद्री व्यापार भी किया जाता था, हम निर्यात भी इन चीज़ों का किया जाता था हमारे द्वारा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जो ज़मीनी व्यापार था उसमें जैसे पंजाब का लोहानी कबीला जो है वो भी शामिल हुआ करता था। तो लोहानी कबीला क्या था, वो व्यापारी हुआ करता था। इस प्रकार से बंजारे कौन होते थे प्राचीन काल में, तो बंजारे जो है मध्यकालीन भारत में व्यापारी हुआ करते थे। ये भी देखिए 2016 का यूपीएससी का क्वेश्चन है कि बंजारे लोग कौन हुआ करते थे, तो बंजारे थे व्यापारी लोग, है ना। फिर वहाँ पर ये बताया गया कि किस प्रकार से ये लोग जो है ये जो ग्राम इनमें जंगलों में रहा करते थे वो भी अपनी सेना और राज्य बना लिया करते थे। जैसे अहोम यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो अहोम राजा जो था उसने अपनी एक सेना इस प्रकार से बना ली थी। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पर आया जमींदार शब्द। जमींदार शब्द क्या है, जमींदार कौन हुआ करता था, तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन एक बार बन चुका ऑलरेडी कि जमींदार कौन हुआ करता था। तो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, एक जमींदार, है ना। तो जमींदार जो है ये हुआ करता था, इसकी खुद की ज़मीन हुआ करती थी, है ना। बहुत सारी ज़मीन का ये मालिक पुश्तैनी अधिकार इसका हुआ करता था, और वो अधिकार जो है इससे छीना नहीं जा सकता था, हालांकि इसको बेचा जा सकता था, है ना। ये जमींदारियों को बेचा, एक दूसरे से जमींदारियां बिकती थी उस काल में भी, परंतु ये इसकी सेवाएं सॉरी इसकी ज़मीन जो है वो खुद की होती थी, इसकी उस पर मालिकाना हक इसका हुआ करता था, पुश्तैनी अधिकार इसका हुआ करता था। तो एक बार यूपीएससी ने पूछा था जमींदार के बीच में और सूबेदार के बीच में, इस प्रकार से शायद सवाल पूछा था, जमींदार और किसी और के बीच में अंतर करना के लिए पूछ लिया था। तो सूबेदार जो है इसका ट्रांसफ़र किया जा सकता था, परंतु ज़मींदार का जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था, है ना। तो ये ज़मींदार होता था जिसकी पुश्तैनी अधिकार हुआ करता था ज़मीन पर उस काल में, ठीक है। उनके पास अपनी बहुत सारी मिल्कियत होती थी व्यक्तिगत, ये रही व्यक्तिगत मिल्कियत उनकी होती थी, और निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। बहुत बड़ी ज़मींदारियाँ इनके पास होती थी, और उनके ऊपर बहुत सारे लोग जो है और निचली तबके के लोग जो थे इनकी ज़मींदारियाँ जो थी उन पर काम करते थे ज़मीनों पर, और फिर वहाँ से जो इनके पास उत्पादन होता था वो राज्य को कर दे दिया करते थे, और राज्य के बीच में और इनके बीच में संबंध जो है वो बने हुए होते थे, और इनके पास अपने किले हुआ करते थे, अपनी सेना भी ये रखा करते थे। और ग्रामीण संबंधों में ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य वहाँ के जमींदार का ही माना जाता था मुख्यतया, ठीक है। यही यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे एक समानांतर सैनिक बल के रूप में यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस प्रकार से हुआ करता था। ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत जो लोग हुआ करते थे वही लोग जो है इनसे संबंधित हुआ करते थे, जमींदारियों से संबंधित ऊंची जाति के लोग ही हुआ करते थे, और ब्राह्मण और राजपूत गठबंधन भी जो है अबुल फजल ने इसे कहा है, ये लोग इस प्रकार से नियंत्रण बनाए रखते थे। जमींदार जो है वो अक्सर जमींदार जो है वो फैलाने का एक तरीका था, जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमज़ोर लोगों को बेदखल करना। यानी कि मान लो सॉरी यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं सॉरी तो इन लोगों को ये ज़मींदार यहाँ से बेदखल कर देते थे, फिर इस पर कौन एक अधिकार कर लिया करते थे जमींदार, और फिर उस पर वो खेती कर लिया करते थे। हालांकि इस प्रकार का रुख जो है वो राज्य स्वीकार बहुत कम ही किया करता था, बशर्ते कि राज्य से इसकी पहले ही एक राजादेश सनद जो है, सनद मतलब राजादेश ले लिया जाता था कि हाँ भाई हम ये जो खाली करवा देंगे यहाँ से, और फिर जो लोग खेती कर लेते थे और राज्य को ये अपने हिस्से का कर दे देते थे, और राज्य को क्या चाहिए फिर यही चाहिए, और इसके बदले जो लोगों से का शोषण जितना करे उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं मानी जाती थी, ठीक है। और ये जिम्मेदारियाँ खरीदी और बेची भी जाती थी, ठीक है। राजपूत और जाट लोग थे, उन्होंने बाद में ऐसी ज़मींदारियाँ खरीद भी ली थी, और अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में सदगोप जैसी एक कम्युनिटी हुआ करती थी। इस प्रकार से देखिए सदगोप जैसे जो जातियाँ थी उन्होंने दक्षिण पश्चिम जो बंगाल था वहाँ पर बहुत सारी ताकतवर ज़मींदारियाँ इन्होंने खड़ी कर ली थी, है ना। यानी ज़मींदारियों की बिक्री भी उस काल में हुआ करती थी, है ना। हाट बाजार का आयोजन ये लोग करवाया करते थे, जहाँ पर अपनी फसलें बेचते थे, साथ ही साथ दूसरे लोगों की फसलें भी ये खरीद लिया करते थे वहाँ पर, है ना। चलें आगे, लेक्चर वैसे बड़ा हो रहा है ज़्यादा, मैं आपको मुख्य चीज़ें जो है वो बता देता हूँ। भू राजस्व प्रणाली के रूप में अगर हम देखें तो भू राजस्व प्रणाली क्या हुआ करती थी, वसूल कौन क्या करता था इसे भू राजस्व प्रणाली में, अमील जो था ना, आमिल या अमील,
ये लोग जो है वो राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी हुआ करते थे, राज्य की ओर से ये वसूल किया करते थे। अब यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, एक होता था जमा। जमा मतलब राज्य जो निर्धारित करता था वो होता था जमा, कि राज्य बोलते कि 15% कर लेना इस बार मान लो, तो वो होता था जमा। और राज्य को जो वास्तविकता में प्राप्त होता था वो होता था हासिल। जैसे कि मान लो राज्य को 12% ही मिला हो, है ना, 15% मिला ही नहीं हो, इतना उत्पादन ही नहीं हुआ हो, तो जमा क्या होता था, जो निर्धारित किया जाता था वो जमा, जो टैक्स, और जो टैक्स वास्तविकता में हासिल होता था वो होता था हासिल, है ना, जो हासिल होता था वो होता था हासिल। समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। औरंगजेब जो था उसने जो है वो अपने कर्मचारी को जैसे कि निर्देश दिया था कि जो खेती लोग हैं उनकी संख्या का बाकायदा पूरा हिसाब किताब रखा जाए, कि कितने लोगों ने खेती करी है, कितनी जगह पर करी गई है। इस प्रकार से उस काल में कार्य हुआ करता था। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी ये देखिए, आपको खुद को तो एक बार ये चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को ये समझाने के बाद में आपको। अब देखिए यहाँ पर है, एक आया है अमीन। अमीन का मतलब होता था कि राज्य का ऐसा एक मुलाजिम हुआ करता था, यानी नौकर राज्य का हुआ करता था, जिसका कार्य क्या था कि नियम जो कानून जो है उनका पालन होता रहे, जो राजकीय नियम कानून है उनका पालन होता रहे प्रांतों में। इसका काम देखने का काम होता था अमीन का। तो ये अमीन याद रख लेना है। ये आप हल्के मत लेना कि ऐसे ऐसे सिर्फ अमीन लिखा हुआ है, तो ये बॉक्स में तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पूछा जा सकता है अमीन कौन हुआ करता था, है ना। तो अमीन हुआ करता था जो राज्य प्रांत में जो राजकीय नियमों का पालन हो रहा कि नहीं ये देखने वाला होता था अमीन, है ना। अब यहाँ पर देखिए ज़मीनें आपको बताई गई है किस प्रकार की ज़मीन होती थी। तो एक होती थी पोलत ज़मीन। पोलत ज़मीन कौन सी होती थी? पोलत ज़मीन वो होती थी जिस पर सालाना कृषि होती थी, कोई उसको खाली पड़ती नहीं छोड़ा जाता था। फिर एक ज़मीन होती थी परोती ज़मीन। परोती ज़मीन जिसको कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, है ना, कुछ समय के लिए उसे खाली छोड़ दिया जाता था, वो होती थी परोती ज़मीन, ठीक है। और फिर एक प्रकार की ज़मीन होती थी चचर ज़मीन। चचर ज़मीन, ये चीज़ें एक एक इंपॉर्टेंट है यहाँ से। चचर ज़मीन होती थी जिनको 3 से 4 साल के लिए उस पर कृषि नहीं की जाती थी, वो चचर। और बंजर एक ज़मीन होती थी जिस पर वो कृषि करने के योग्य ही नहीं होती थी, वो हुआ करती थी बंजर ज़मीन। तो ये पोलज, परोती, चचर और बंजर ज़मीन, ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है। और ये है मनसबदारी व्यवस्था। तो मनसबदारी व्यवस्था क्या होती थी? एक सैनिक नौकरशाही तंत्र हुआ करता था मुगल काल में, है ना। तो मनसब दे दिए जाते थे, जैसे 5000 का मनसब किसी को दे दिया गया, 2000 का मनसब किसी को दे दिया गया, 1000 का मनसब किसी को दे दिया गया। तो ये मनसब क्या होता था? जैसे आज के सेक्रेटरी के तौर पे आप मान लो कि राज्य में जिसका जितने बड़ा मनसब होता था उसकी उसका उतना बड़ा ओहदा राज्य में हुआ करता था। और मनसब में 2 चीज़ें हुआ करती थी, एक होती थी जात, एक होता था सवार। जात का मतलब था उसका व्यक्तिगत पद, नया पेज ले लूँ वहाँ समझा देता हूँ मैं। जात और एक होता था सवार। सवार होता था उसका व्यक्तिगत पद, है ना। और सवार का मतलब उसे कितने घुड़सवार जो है, घुड़सवार कितने उसको रखने पड़ते थे अपनी सेना में, ये होता था मनसब में, है ना। तो मनसबदार जो होते थे इनका तबादला हो सकता था, ट्रांसफ़र, मगर ज़मींदारों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ करता था। मनसबदार को जो भूमि दी जाती थी, इनको वो भूमि इनकी व्यक्तिगत या पुश्तैनी भूमि नहीं होती थी, इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। इतनी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। सॉरी, पीछे चलें। हाँ, बस तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है? नगद या जीन्स के रूप में। तो नगद या जीन्स के रूप में जो है मतलब कर जो था राज्य की ओर से वो नगद भी लिया जाता था, और साथ ही साथ जीन्स का मतलब है कि जैसे कि गेहूं है तो गेहूं के तौर पर फसली तौर पर भी दिया जाता था। राजा जो है वो ये आमिल जो लोग होते थे उनसे ये अपील करता था कि आप जो है नगद में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर इकट्ठा करें, साथ ही साथ जीन्स जो है इसमें भी कर लेने की जो है एक ऑप्शन रखें, ताकि जनता इसमें भी जो है कर आपको दे पाए, है ना। ये यहाँ पर एक प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ है जमा। जमा का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो निर्धारित कर होता था वो होता था जमा, और जो वास्तविकता में मिलता था वो होता था हासिल, है ना। ये है चांदी का बहाव, चांदी का एक सिक्का, है ना, अकबर के द्वारा जारी किया हुआ ये अकबर ये सिक्का हुआ करता था। और उस काल में देखिए जो साम्राज्य थे, जैसे मिंग साम्राज्य चीन में, सफावी साम्राज्य ईरान में, और ओटोमन साम्राज्य तुर्की में जो है उस काल में इसके समानांतर जो है राज्य हुआ करते थे मुगल साम्राज्य के, है ना। तो ये भी आपको याद रख लेना है कि सफावी
मिंग और ओटोमन साम्राज्य किसके समकालीन हुआ करते थे? तो ये मुगल साम्राज्य के समकालीन ही हुआ करते थे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए, ये है औरंगजेब द्वारा जारी किया गया एक चांदी का रुपया। तो रुपया जो है ये चांदी का सिक्का होता था और दाम जो है ये तांबे का सिक्का हुआ करता था। मैंने आपको बताया था ना, शेर शाह के काल में। और रुपया शेर शाह ने पहले जारी किया था और मुगल लोगों ने भी इसको जो है फिर आगे जारी ये भी रखते हैं, है ना। इसका विमुद्रीकरण नहीं करते हैं, है ना। नोटबंदी इन्होंने नहीं करी कि आज़ाद 12 बजे से। इस प्रकार से आपको एक चीज़ और मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि मुगल काल में जो है वो उत्पादन बाहर की वस्तु को देखते, यूरोप की मांग को देखते हुए भी बनाया जाता था। जैसे ये यहाँ पर एक कालीन है, इसमें क्या दिखाया गया है, एक पर्दा वगैरह कालीन है, इसमें क्या दिखाया गया है, यूरोपीय बाजार, ये यूरोपीय शैली में जो है लोगों का चित्रकारियाँ जो यहाँ पर की गई है। इसका मतलब यूरोप में जो है हमारी खूब वस्तुओं का वहाँ पर वस्तुओं की मांग वहाँ पर हुआ करती थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो तेवरनियर जो होता है वो तो कहता है कि जो है घूम फिर के जो है पूरा पैसा एशिया में और एशिया में भी भारत में आके पूरा यूरोप का पैसा आके इकट्ठा हो रहा है, यूरोप और साथ ही साथ यूएसए का, है ना। ये यहाँ पर कहा गया है। ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है बर्नियर जो है वो लिखता है यहाँ पर ये जो वानेरी कारेरी जो का लेख है, इसमें बर्नियर के लेख पर ये आधारित है। इसमें कहा गया है कि साम्राज्य की धन संपत्ति का अंदाजा लगाने के लिए इस बात पर गौर करें कि दुनिया भर में विचरने वाला सारा सोना चांदी आखिरकार यहीं पहुंच जाता है। कहाँ? भारत में पहुंच जाता है। यहाँ अमेरिका से सोना आता है, यूरोप से इसका आता है ना। इस प्रकार से पूरा पैसा जो आके कहाँ इकट्ठा हो जाता है, भारत में वो इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पर देखिए अबुल फजल की आयन अकबरी बताई गई है, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, है ना। ये अकबरनामा का भाग हुआ करती थी। आयन अकबरी अबुल फजल ने ये लिखी थी फारसी भाषा में, तो ये आपको याद होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि ये आयन अकबरी किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। ये देखिए यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है, इसमें अबुल फजल को दर्शाया गया है। आयन अकबरी या अकबरनामा जो है वो किसको, मुगल सम्राट जो अकबर है उसको भेंट करते हुए, अकबरनामा, है ना। अकबरनामा का तो पार्ट था। इसमें देखिए 5 भाग इसमें हुआ करते थे। ये आपको ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है। फिर भी एक बार सरसरी निगाहों से इसको एक बार देख ही लीजिएगा, है ना। इसमें साम्राज्य के बारे में मैं आपको मोटा मोटी बता दूं, ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि पहले भाग में किसके बारे में लिखा है, दूसरे भाग में किसके बारे में लिखा है। 5 भागों में बटी हुई है और 5 भागों में जो है इसमें क्या बताया गया है, राज्य के बारे में बताया गया है। फिर मुगल साम्राज्य जो है उसकी भौगोलिक सीमा कहाँ तक है, उसमें कर किस प्रकार से निर्धारित किए जाते थे वो। फिर अगर देखा जाए तो राज परिवार से संबंधित किस प्रकार से नियम कानून कायदे हुआ करते थे, वो सब चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। और ये यहाँ पर लिखा है खुशकिस्मती के गुलाब बाग की सिंचाई। इसमें जो है वो तुलना करता है गुलाब बाग से अबुल फजल जो है कि किस प्रकार से महामहिम जो बादशाह इन्होंने मुझे इस प्रकार से लिखने का जो है वो आदेश दिया है और मैं ये आयन अकबरी अकबरनामा जो इसकी रचना कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें इसमें लिखा गया है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पढ़ने के लिए एक बार ये पढ़ लेना कहानी के तौर पर। ज़्यादा अपने ऊपर दिमाग पर दबाव मत डालना कि मैं एकदम मुझे एक वर्ड बाय वर्ड ये सब चीज़ें याद रखनी है ना। ये आयन का अनुवाद किया गया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा यहाँ पर, है ना। ये कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार कहानी के तौर पर आप पढ़ लेना ताकि आपकी आंखों के सामने से ये सब चीज़ें एक बार गुजर जाए, है ना। तो इस प्रकार से हमने ये सब चीज़ें इसमें जो मेन शब्द हुआ करते थे वो हमने मुगल साम्राज्य से संबंधित देख लिए हैं। और इसमें जो चीज़ें छूट गई है, जो इसमें नहीं बताई गई है, वो कल के लेक्चर में वो सब कवर कर लूँगा, है ना। तो इस प्रकार से अपना पूरा एक होलसम जो मुगल साम्राज्य है वो पूरा खत्म हो जाएगा, जिसमें कहीं से भी क्वेश्चन बने कि मुगल साम्राज्य संबंधित कोई शब्दावली पूछ ली जाए एनसीईआरटी से उठा के, तो वो चीज़ें भी हमारे सामने रहे, है ना। जैसे रहट, ये पहले पूछा जा चुका इस प्रकार से। बंजारे कौन थे, ये पहले पूछा जा चुका था इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से कोई भी शब्द सामने आए और वो हमें जिसका अर्थ ना पता हो तो फिर ये गलत बात थोड़ी हो जाएगी, है ना। तो आज का लेक्चर वैसे बहुत बड़ा हो गया है, आज का लेक्चर है ना, आज का लेक्चर यहीं तक हम सीमित रखते हैं। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। और इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए इस चैनल पे, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप इसे स्कैन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।